भूकंप, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का हिलना, यही क्या होता है भूकंप। पहले इसका परिचय देखते हैं, फिर बाद में समझेंगे। जैसे भूकंप का जो परिचय है, यानी भूकंप का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो इसे, इसका जो है विच्छेद, संधि विच्छेद कर लेते हैं तो एक हो जाएगा भू प्लस कंप। यानी भू का अर्थ क्या होता है, धरती यानी पृथ्वी, क्या हुआ, पृथ्वी प्लस इस कंपन, ये क्या है, कंप का हुआ कांपना या कंपन, ठीक है, कांपन। तो इन दो शब्दों से हम यह समझ सकते हैं इन दो शब्दों से यह समझ सकते हैं कि स्टार्डा लिख लेंगे, पृथ्वी के कंपन करने की घटना क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। पृथ्वी के कंपन करने की घटना जो है भूकंप कहलाती है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, भूकंप की, नॉर्मल सी। तो जैसे किस कारण होता है, तो इसे सब आसान भाषा में समझते हैं। पहले जो भूकंप है ये क्या है, यह एक अंतर्जात प्रक्रिया है, जिसके कारण पृथ्वी में क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है या होता है। तो ये जो कंपन उत्पन्न होता है, ये जो कंपन उत्पन्न होता है अंतर्जात प्रक्रिया के कारण, तो उसे क्या कहते हैं हम, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भूकंप कहते हैं। अब ये किन कारणों से होता है, तो इसे समझने के लिए जैसे समझते हैं आप पहले, ये क्या हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है। और इसके बाद इसके अंदर जो है इस तरह से समझते हैं, इसकी आंतरिक संरचना है थोड़ी, तो जो ऊपर की परत होती है इसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। और इसके जो बीच की मध्यम जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, मेटल। और ये जो सबसे अंदर होता है क्या होता है, कोर। तो इसके बीच में जो है, यानी इसमें मेटल में, इसमें जो है पदार्थ या चट्टान है, क्या होता है इसमें, चट्टानें मैग्मा के रूप में होती हैं, मैग्मा के रूप में, या मैग्मा जो कि ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलता है लावा के रूप में। किसके रूप में, लावा के रूप में। तो जब ये पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमती है
घूर्णन करती है। क्या करती है पृथ्वी? घूर्णन करती है। तो इसके अंदर हलचल पैदा होती है। क्या होती है? हलचल। तो जो हलचल पैदा होती है किसमें? मैग्मा में। तो यहाँ पे गैसों का निर्माण होता है। क्या होता है? गैसें उत्पन्न होती हैं। गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये जो गैस उत्पन्न होती हैं, तब ये गैसें इस क्षेत्र में उत्पन्न होती है, इस जगह पर, यानी क्रस्ट के नीचे इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में जो गैसें उत्पन्न होती हैं किसमें? लावा में या मैग्मा में। और ये जब गैसें बाहर निकलती हैं, इस क्रस्ट से टकराती हैं, तो जिस जगह पर ये टकराती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। जहाँ पे भूकंप की तरंगें टकराती हैं, तो ये जब टकराती हैं तो क्रस्ट में क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। और उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये भूकंप है। और इसके जो अन्य कारण हैं उन्हें देखते हैं पहले। वैसे तो ये जो मूल कारण होता है भूकंप का, वो मैंने ये बताया है। यहाँ पे समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखें। अब चलिए नोट डाउन करते हैं इसके जो कारण होते हैं उनके बारे में। भूकंप के कारण। तो देखिए, सबसे पहले जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये पहला कारण है ज्वालामुखी। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया कि जब पृथ्वी के अंदर चट्टानों में हलचल होती है, मैग्मा में जब गैस उत्पन्न होती है, तो वो क्या है? विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। विस्फोट होता है। और उस विस्फोट से क्या होता है? पृथ्वी की क्रस्ट जो होती है वह यानी ऊपरी परत कांपने लगती है। ठीक है। और जो दूसरा कारण है, प्लेटों की गतिशीलता। प्लेटों की गतिशीलता। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी परत, क्या? पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वह कई प्लेटों से बनी है। ये जो पृथ्वी है इस पर बहुत सारी प्लेटें हैं। लगभग 7 प्लेट बड़ी हैं। 7 प्लेटें बड़ी हैं और लगभग 100 प्लेटों के करीब हैं। बाकी सब छोटी प्लेटें हैं। तो ये प्लेटें कहाँ हैं? अपनी जगह पर ये प्लेटें स्थिर नहीं रहती हैं। क्या नहीं रहती हैं? ये स्थिर नहीं रहती हैं, यानी गतिशील होती हैं। कैसी होती हैं? गतिशील होती हैं। तो इनकी गतिशीलता भी एक प्रमुख कारण है किसका? भूकंप का। ठीक है, यानी प्लेटों की गतिशीलता। और नंबर 3, आंतरिक गैसों में वृद्धि। आंतरिक गैसों में वृद्धि। तो जो आंतरिक गैसों में वृद्धि है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब पृथ्वी गति करती है तो उसके अंदर चट्टानों में जो मैग्मा के रूप में होती हैं उनमें क्या होता है? गैसों में वृद्धि होती है, जिसके कारण विस्फोट होते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं और भूकंप भी आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर 4, जैसे लिख सकते हैं भूसंतुलन का असंतुलन।
संतुलन का असंतुलन कब होता है? जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे अभी चाइना में एक बांध बनाया है बहुत बड़ा, जिससे बताया जाता है कि पृथ्वी की गति प्रभावित हुई है और झुकाव में भी वृद्धि हुई है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ये कारक क्या करते हैं, संतुलन को असंतुलित कर देते हैं। तो ये भी भूकंप का एक बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जैसे नंबर 5, परीक्षण गतिविधियाँ होती हैं। परीक्षण गतिविधियाँ ये क्या होती हैं? जैसे हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, इनके जब परीक्षण किए जाते हैं तो भयंकर विस्फोट होते हैं। उन विस्फोटों के कारण पृथ्वी में कंपन होने लगता है, पृथ्वी कांपने लगती है और भूकंप का ये प्रमुख कारण बन जाते हैं। और एक और लिख लेते हैं, जैसे वैसे तुम जान ही चुके हैं इसे भी, जो नंबर 6 है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसमें क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है समुद्र के रूप में, तो उससे भी जो है बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और पृथ्वी में भूकंप की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख भूकंप के कारण हैं। और अब आगे जानते हैं कि कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं भूकंप के बारे में, अपनी अपनी विचार रखे हैं, या कहें तो परिभाषाएं दी हैं। तो उनके विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं पहले। तो परिभाषा क्या भूकंप की? परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं होम्स के क्या विचार हैं। यानी होम्स के अनुसार, यानी होम्स ने बताया कि यदि उदाहरण दिया जैसे कि यदि शांत जल में जब पत्थर फेंका जाता है तो उसमें क्या होती है, हलचल पैदा होती है। इसी प्रकार जब जलीय रूप में तरंगें गतिशील रहती हैं तो चट्टानों में टकराव या अंतर्जात बल के कारण हलचल पैदा होती है। यानी जिस प्रकार गलती में सब होती है। सही। जिस प्रकार शांत जल में पत्थर फेंकने पर हलचल होती है, ठीक उसी प्रकार जो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानें हैं, यानी चट्टानों में टकराव के कारण हलचल पैदा होती है, जिससे भूकंप
आते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपकी, ये होम्स के विचार हैं। ठीक है, और इसी प्रकार मैक्सवेल ने भी विचार रखा अपना कि पृथ्वी में जब आकस्मिक बल के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल पर जो है प्रभाव पड़ता है। और सेलिवरी ने भी अपने विचार रखे, तो उन्होंने कहा कि भूकंप धरातलीय कंपन है जो कि मानव की कृत्रिम क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसे भी जान लेते हैं पहले ये क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2, इन्होंने अपना क्या विचार रखा था इसमें कि भूकंप धरातलीय कंपन है जो कि मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है, मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। ये सेलिवरी की। और इसके बारे में एक सिद्धांत और है, से भूकंप का प्रचलन सिद्धांत कहते हैं, जो कि एच.एफ. रीड के द्वारा दिया गया था। इसमें दर्शाया गया था कि जब प्लेटों में खिंचाव होता है तो वो एक दूरी के बाद या एक निश्चित दूरी के बाद टूटकर पुनः अपनी अवस्था में आने का जो प्रयास करती हैं, जिसके कारण पृथ्वी में भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये क्या प्रचलन सिद्धांत है, चलिए इसे भी लिख लेते हैं। भूकंप का प्रचलन सिद्धांत। प्रचलन सिद्धांत है जो किसने दिया था, एच.एफ. रीड के द्वारा। यानी नोट डाउन करते हैं। एच.एफ. रीड द्वारा दर्शाया गया कि जब चट्टानें रबड़ की भांति कार्य करती हैं, तब वे एक निश्चित दूरी तक खिंचाव के बाद अपनी पूर्व अवस्था में यानी पहले वाली अवस्था में
आने का प्रयत्न करती हैं। आने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण या परिणाम स्वरूप, चलिए, जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये भूकंप की कुछ परिभाषाएं और सिद्धांत हमने देखी हैं। अब इसी में जो भूकंप की तरंगें हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, कौन कौन सी भूकंप की तरंगें होती हैं। भूकंपीय तरंगें या अर्थक्वेक वेव्स। तो ये बेसिकली जो तरंगें होती हैं, भूकंपीय तरंगें, तीन होती हैं। कितनी होती हैं भूकंपीय तरंगें? तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है पी तरंग या प्राइमरी, वेव्स या कहें तो प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें। और जो दूसरी होती हैं एस वेव होती हैं, सेकेंडरी, एस वेव्स यानी द्वितीयक तरंगें। और जो नंबर थर्ड पे होती है, नंबर 3, एल तरंगें या एल वेव। एल वेव्स। तो इनकी जो विशेषता है वो क्या है? अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। कि जो प्राइमरी तरंगें हैं इनकी गति जो होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इनका जो प्रवाह है वो ठोस, द्रव व गैस, यानी तीनों अवस्थाओं में इसका प्रवाह होता है। और ये सबसे कम विनाशकारी होती हैं। और इसके बाद जो सेकेंडरी वेव हैं, द्वितीयक तरंगें हैं, उनकी जो गति होती है, इनकी जो गति होती है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये तरल में विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार इनकी बात की जाए एल तरंग की, तो ये तरंगें गति इनकी 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये तीनों माध्यमों में यानी ठोस, द्रव, गैस सभी में ये गति करने में सक्षम होती हैं। और सबसे कम गति होने के कारण जो है ये सबसे विनाशकारी होती हैं। कैसी होती हैं? विनाशकारी होती हैं। यानी ठोस, द्रव और गैस
तीनों अवस्थाओं में ये सक्षम होते हैं। अब इनके कुछ नोट्स बना लेते हैं। जैसे स्टार डाल के, जो एल तरंगे हैं वे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, और जो पी तरंगे हैं उनकी गति सबसे अधिक होती है। तो पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। एक और विशेष पॉइंट है, उसे लिख लेते हैं। जैसे मैं बता दूं कि जो भूकंप का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसे भी लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि भूकंप या अर्थक्वेक के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हमने भूकंप की परिभाषा, सिद्धांत, उसके कारण और तरंगों के बारे में जाना। आशा करते हैं कि आपको जो है ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट या डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद भी आई होगी, और ऐसी ही क्लास अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जा कर के देखें ताकि इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। जो लेक्चर नंबर 1 में हमने वायुमंडल को पढ़ा, और लेक्चर नंबर 2 में अक्षांश और देशांतर को कवर किया, और लेक्चर नंबर 3 में भूकंप, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हर एक परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से या भूगोल से। तो अगली जो वीडियो हमारी आई लाइव या रिकॉर्डेड, तो उसमें जो टॉपिक है वो आप कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।